बहुत ही पुराने ट्राइब में मौजूद एक कमजोर लड़का जो कि अपनी टीम से अलग हो जाता है। उसने अभी तक कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी और उसे सामना करना पड़ता है खतरनाक जानवरों का। ऐसे खतरनाक और म्यूटेटेड जानवर जो किसी की जान लेने से पहले सोचते नहीं थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है स्टोन एज इरा को दिखाते हुए, जब सारे इंसान एकजुट होकर शिकार करके अपनी जिंदगी गुजारा करते। इस समय ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई डेवलपमेंट होता है जिससे कि इंसानी सभ्यता आगे बढ़े। ये तो वो समय था जब इंसान धीरे धीरे होमो सेपियंस से ऊपर वाले लेवल पर जा रहे थे। उन्हें इतना समझ में आ चुका था कि कोऑर्डिनेट करके शिकार करने में ही भलाई है। इन चीजों से ही वो अपने जीवन यापन कर पाएंगे। अब हमें एक कबीला दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे लोग मौजूद थे। उसमें तो टुआ नाम का एक आदमी होता है जो उन सभी का लीडर था। वो सबसे पहले कुछ जानवरों के मल मूत्र उठाता है और देखता है कि वो लोग कहाँ पर गए। यानी टुआ की पूरी टीम यहाँ खतरनाक जानवरों को पकड़ने के लिए आए हैं। उन्हें मारकर वो उनके मांस को खाएंगे जिससे उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। बता दें कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन उन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होता। यानी अब ये उनके लिए मैंडेटरी है कि शिकार उन्हें करना ही होगा। टुआ तो जल्द से जल्द पूरे टीम मेंबर्स को रेडी करता है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना है उन पर हमला करने के लिए। उन्होंने जल्द से जल्द अपने बॉडी पर कई सारे मिट्टी लगा दिए जिससे कि वो बड़ी आसानी से जानवरों को दिखे ना। और अब थोड़ी ही देर में वो सब नुकीले भाले लेकर आगे बढ़ने लगे थे छुपते छुपाते हुए। कई देर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार उन्हें याक का एक बहुत ही बड़ा झुंड दिखाई देता है। ये बड़े बड़े जानवर थे जिनके काफी नुकीले सींग होते हैं। यूजुअली ऐसे याक पहाड़ी वाले एरिया पर ही पाए जाते हैं। अब यहाँ टुआ और उसकी पूरी टीम लेट कर क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अगर याक के पूरे झुंड ने उन्हें सेंस कर लिया तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। टुआ और बाकी सारे लोग अपना कंसंट्रेशन सामने रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। टुआ उन सभी को सिग्नलिंग कर रहा था कि कब हमला करना है और कब एकदम से रुक जाना है। सारे जानवर चारा चरने में एकदम बिजी थे और यही एक अच्छा मौका था टुआ के लिए कि उनके ऊपर हमला किया जाए। टुआ और उसकी टीम का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि कई सारी चींटियां उनके हाथ पर आकर काटने लगी, लेकिन वो बिना देखे ही उन सारी चींटियों को खा लेते हैं। अब यहाँ उनके लीडर के साथ इशारा कर दिया गया था कि हमें हमला करना है, इसीलिए अब वो सब नुकीले भाले लेकर उन याक के पूरे झुंड के पास भागने लगे। लेकिन अब वो बड़े बड़े याक भी उनसे डरकर दूर नहीं भागते बल्कि उनकी तरफ आते हैं हमला करने के लिए। उन जानवरों को भी पता था कि अपनी जान बचाने के लिए पलटवार करना ही होगा। एक तरफ इतना ज्यादा याक का झुंड होता है तो दूसरी तरफ वो इंसान जो अभी डेवलप करना ही स्टार्ट किए हैं। क्या पता उनके बीच होने वाली ये जंग में इंसान मारे जाए, क्योंकि वो सारे याक का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अगर वो एक झटका मारेंगे अपने बड़े बड़े सिंग से तो किसी भी इंसान का बचना नामुमकिन है। लेकिन कई देर तक रनिंग करते हुए भागकर पास आने के बाद टुआ ने तुरंत ही इशारा किया और वो सभी नुकीले भाले उनकी तरफ फेंक देते हैं। लेकिन ये उन सारे याक के झुंड के पास पहुंचने से कुछ मोमेंट पहले ही फेंक दिए होते हैं। बाद में पता चला कि ये उनके प्लान में शामिल था। तुरंत ही वो सारे भाले उनके सामने आकर गिर जाते हैं और उस पूरे याक के झुंड की डायरेक्शन चेंज हो गई थी। ये इसलिए क्योंकि टुआ की टीम ने पहले ही सोच कर रखा था कि वो इनसे फाइट नहीं करेंगे बल्कि इनका डायरेक्शन दूसरी तरफ करके इन्हें पहाड़ से नीचे गिराना है। होता भी कुछ ऐसा ही है। सारे याक के झुंड वहाँ पर जगह न मिलने के कारण पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। उनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनमें से कुछ याक इस बात को समझ जाते हैं और तुरंत ही फिर वहाँ से डायरेक्शन बदल लेते हैं। अब उनमें से एक याक इतना ज्यादा गुस्सा लग रहा था कि वो सीधा एक मेंबर के सामने खड़ा हो जाता है। उस लड़के का नाम कोडा होता है जो कि उनके लीडर टुआ का बेटा था। कोडा को अभी अभी ट्रेनिंग देना स्टार्ट की गई होती है और उससे इन चीजों का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। पर अब यह बात साफ थी कि वो खतरनाक याक उसके सामने खड़ा हुआ है। याक तो बहुत ही ज्यादा तेजी से कोडा की तरफ बढ़ने लगा और कोडा तो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ ही देर के अंदर इतनी तेजी से वो उसे झटका मारता है कि कोडा उल्टा होकर नीचे गिर गया। कोडा के फादर और कबीले वाले भी बचाने की उसे कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वो याक उन्हें मौका ही नहीं देता। बार बार वो अपने नुकीले सिंग से हमला करते जा रहा था। और अब तो एक मोमेंट ऐसा आया जब कोडा उसके सिंग में फंस जाता है। तुरंत ही वो याक उसे पहाड़ के नीचे फेंकने जाने लगा। टुआ तो तुरंत ही उस याक की तरफ भाला फेंकने का ट्राई करता है ताकि वो अपने बच्चे को बचा ले, बट शायद इस प्रोसेस में काफी देर हो चुकी है। वो खतरनाक जानवर कोडा को उठाकर पहाड़ के नीचे फेंक देता है। जानवर तो चला गया था, लेकिन टुआ और उसके पूरे टीम मेंबर्स कोडा को बचाने का ट्राई करते हैं। एक समय पर कोडा थोड़ी चट्टान को पकड़कर लटका हुआ था, लेकिन वो कमजोर होने के कारण फिर वो नीचे गिर गया। कोडा जो अभी अभी ये सब स्टार्ट कर रहा था, उसके लिए ये सब नया होता है। उसे पता भी नहीं कि ऐसे खतरनाक कंडीशन में क्या करना चाहिए। बेचारा लगातार वहाँ से गिरता ही चला गया। टुआ तो ट्राई कर रहा था कि वो खुद जाकर अपने बेटे को बचाए, पर बाकी मेंबर्स उसे संभाल लेते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हारा बेटा नहीं बचा होगा। इतनी ऊंचाई से आज तक कोई जिंदा वापस लौटा ही नहीं।
टुआ इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने कम उम्र में अपने बेटे को खो दिया है। सारे कबीले वाले टुआ को संभाल रहे थे क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है अपने बेटे के लिए। कई देर तक वेट करने के बाद टुआ बार बार अपने बेटे को आवाज देता रहता उतनी ऊंचाई से, लेकिन अभी तक कोडा जिंदा भी है या नहीं ये उन्हें नहीं पता चला था। अंत में उन्हें कंफर्मेशन मिल जाती है, इसीलिए वो कोडा की आत्मा को शांति देने के लिए अपना रिचुअल करते हैं। टुआ को बहुत बुरा लग रहा था और वो अपनी गलती मानता है क्योंकि कोडा को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी। पर अब उनके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। टुआ अपनी टीम के साथ वहाँ से अब चला जाता है, पर तभी कुछ समय बाद हमें दिखाया गया कि कोडा अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो पहाड़ के एक छोटे से रास्ते पर गिरा पड़ा हुआ है। वो पूरी तरीके से बेहोश था और तब तक एक बड़ा सा मांसाहारी पक्षी उसके ऊपर आकर उसे खाने की कोशिश करता है। जैसे ही उस पक्षी ने लिप टू लिप किया, कोडा तुरंत ही उठ जाता है। कोडा ने तुरंत ही उस बड़े से पक्षी को मारकर नीचे फेंक दिया। इस मोमेंट पर उसे रियलाइज होता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि एक और खतरनाक जगह पर फंस चुका है। एक तो उसका पैर टूट चुका था और बॉडी पर कई सारे घाव मौजूद थे। कोडा मदद के लिए चिल्लाता रह गया, लेकिन अब उसे पता नहीं कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से अकेला है। उसके कबीले वाले भी उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से चले गए थे। यानी आगे की जर्नी अब कोडा को अकेले तय करनी होगी और पता नहीं वो यहाँ से जिंदा वापस लौट भी पाएगा कि नहीं। कोडा अभी भी उन खतरनाक पहाड़ियों के ऊपर फंसा हुआ था और जरा सी भी उसकी एक गलती उसकी जान ले सकती है। उसके पैर एकदम टूट चुके थे, सिर्फ हाथ ही सही सलामत होते हैं और कोडा को पता था कि यहाँ पर अब उसकी मदद करने कोई भी नहीं आ रहा। वो अगर इस तरीके से वेट करता रहा तो ये खतरनाक वल्चर्स उसे खा खा कर मार देंगे। इसीलिए अब यहाँ कोडा हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे उन पहाड़ियों के नीचे आने लगता है। उसके हाथ पर भी नीचे उतरते हुए बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था, जिसे वो कैसे भी करके सहन करता है। एक मोमेंट ऐसा भी आया कि वो एक ही जगह पर स्टक हो गया था और वहां से नीचे उतरना तो नामुमकिन सा लग रहा होता है। कई देर तक कोडा उस जगह पर फंसा रहा और अब कंडीशन को और ज्यादा वर्स बनाने के लिए आसमान में काले बादल छाने लगे थे। यानी ऑब्वियस बात थी कि वहां पर अब बारिश होने वाली है। बारिश लगातार होने लगी और सारी चट्टानें एकदम गीली हो जाती हैं। कोडा की पकड़ धीरे धीरे छूटने लगी, यानी पहले से ही वो यहाँ पर फंसा हुआ है और अब बारिश भी उसकी पूरी तरीके से जान लेने यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन तभी कोडा की नजर नीचे की तरफ जाती है। वो देख पा रहा था कि बहुत तेज बारिश आने के कारण नीचे जो चट्टानी वाला इलाका था वहाँ पर धीरे धीरे पानी भरने लगा और अगर वो शायद थोड़ा और वेट करेगा तो पानी का लेवल ऊपर आ सकता है। वो फिर उसमें कूद जाएगा और उसकी जान बच सकती है। सिर्फ अब कोडा को जितना होल्ड हो सके उतना करना है और ऊपर लटके रहना है। उसने बहुत कोशिश की लटके रहने की, लेकिन जब उसे लगने लगा कि पानी का लेवल ऊपर आ चुका है तो वो छोड़ देता है। कोडा तो सीधा ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। अच्छी बात हुई कि उसे नुकीले चट्टानों से जरा भी चोट नहीं लगी और पानी में वो आगे बढ़ता चला गया। पानी की ये बड़ी बड़ी लहरें उसे किस तरफ लेकर जाएंगी उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं। थोड़े समय के बाद जब कोडा ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने आप को एक कीचड़ वाले एरिया में पाता है। वो जब उठ रहा था तो उसका पैर बहुत ही ज्यादा दर्द देने लगा। एक तो उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाता। कोडा को बहुत ज्यादा प्यास भी लगी होती है, इसीलिए वो कुछ सोचे बिना पास ही में मौजूद गंदा पानी पीने लगता है। ये उसकी सेहत तो खराब करेगा, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो ये चीजें करने पर मजबूर हो गया था। अब कैसे भी करके कोडा ने अपने पाँव को देखा तो पता चला कि वो पूरा सूज चुका था। उसकी हड्डी टेढ़ी हो चुकी होती है, जिसे सीधा किए बिना वो चल नहीं सकता। इसीलिए कोडा ने हिम्मत जुटाई और दो पत्थर के बीच में अपना पैर रख दिया। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कैसे भी अपनी टेढ़ी हड्डी को सीधा कर दिया। इससे एटलीस्ट वो चल पाएगा और सपोर्ट के लिए उसने पैर पर एक लकड़ी भी बांध दी। कोडा अब उन पर्वत श्रृंखलाओं से ट्रेवल करता हुआ उस लोकेशन पर चला जाता है जहाँ उसके ट्राइब शिकार कर रहे थे, यानी उस पहाड़ की एकदम टॉप वाले हिस्से पर। थोड़ी देर तक धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने के बाद आखिर वो उस कोने पर आ गए थे जहाँ से कोडा नीचे गिरा था। कोडा साफ देख पा रहा होता है कि वहाँ पर कुछ पत्थर के ढेर बनाए गए हैं और ये उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो मर चुके हैं। यानी ये कंफर्म था कि कोडा के फादर और उसके कबीले वाले ये सोचते हैं कि वो मर गए और वो यहाँ पर फिर वापस कभी नहीं आएंगे। कोडा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर उन पत्थरों को मारने लग जाता है। उसे तो अपने कबीले में वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता है और तो ये कंफर्म नहीं कि वो इस पूरे इन्वायरमेंट में जो काफी जंगली है और कई सारे खतरनाक जानवर हैं उस जगह पर सरवाइव कैसे करेगा। कोडा काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है, लेकिन तभी पीछे से उसे कुछ आवाज आई। ये आवाज जंगली भेड़ियों की थी जो दूर से कोडा को ही देख रहे थे, यानी वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारने जरूर आएंगे। कोडा को इतनी बात पता थी, इसीलिए वो कैसे भी चलते हुए एक सूखे पेड़ के ऊपर जाने का ट्राई करता है। वो सारे खतरनाक भेड़ियों का झुंड भागते हुए उसके पास आने लगा ताकि वो उसे नीचे खींचकर मार दे। कोडा एकदम घायल अवस्था में पेड़ के ऊपर चढ़ने का ट्राई करता है और एक भेड़िए ने तो उसका पैर भी पकड़कर नीचे खींचने का ट्राई किया।
अच्छी बात होती है कि कोडा के पास एक नुकीला हथियार था। वो उसी हथियार से उस भेड़िए के ऊपर हमला कर देता है, जिससे भेड़िया घायल होकर नीचे गिर गया। कोडा ऊपर पहुंच जाता है और जब तक ये सब ना चले जाए वो वहीं पर रहने का डिसाइड करता है। पूरी तरीके से रात हो चुकी थी, पर अगर इस खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाए और हमारे ऊपर ये खतरनाक वॉल्व्स हमला करने के लिए झुंड में आते हैं तो इनसे बचा कैसे जाए और खतरनाक भेड़ियों की वीकनेसेस क्या होती हैं। सबसे पहले बात रही कि वो सारे खतरनाक वॉल्व्स आपके ऊपर झुंड में हमला करने के लिए पास आ रहे हो तो सिंपल भागने की गलती बिल्कुल ना कीजिए। एक भेड़िए के भागने की स्पीड इंसानों से कई गुना होती है, तो यानी हम उन्हें रनिंग में तो बीट नहीं कर सकते। हर एक जानवर का हंटिंग पैटर्न होता है, अगर हम हंटिंग पैटर्न को एकदम से ब्रेक कर दे तो उन्हें हराया जा सकता है। जैसे कि अगर काफी अजीब तरीके की नॉइज क्रिएट कर दी जाए जिससे जानवर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ये भेड़िए भी उस साउंड से डर कर भाग सकते हैं। याद रहे कि हमें उन भेड़ियों को अपना बैक नहीं दिखाना है, नहीं तो वो झपट्टा मार सकते हैं। किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर चले जाइए जैसे कि कोडा ने किया है। ये पूरा प्रोसेस उन भेड़ियों की हंटिंग पैटर्न में नहीं आता तो उन्हें समझता नहीं कि ऊपर कैसे चढ़ा जाए। और अगर फिर भी कोई भेड़िया आपके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा है तो सबसे पहले अपना गला बचाइए, क्योंकि ये साफ देखा गया है कि कई सारे जंगली जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके गले पर हमला करते हैं, यानी वो और कोई बॉडी पार्ट पर नहीं डायरेक्ट गले पर काटेंगे। तो अगर कोई भेड़िया हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमें अपने गले को बचाना है। अपने हाथ को बीच में डाल दीजिए या फिर कोई बैकपैक, जिससे कि भेड़ियों को अपने से थोड़ा सा दूर रख पाए, और हाथ में अगर कुछ भी स्टिक या फिर कोई भी वस्तु आए तो उसे मारकर भगा दीजिए। याद रहे अगर अपने झुंड के किसी एक वॉल्व को मार दिया तो बाकी लोग वैसे ही डर कर भाग जाएंगे। सेम कुछ ऐसा ही होता है कोडा के साथ। वो पूरी रात उस पेड़ के ऊपर वेट करता रहा और जब सुबह होती है तो उसने देखा कि सभी भेड़िए चले गए सिवाय एक के जिसने उसके ऊपर हमला किया था। वो भेड़िया घायल होकर नीचे पड़ा हुआ होता है और लग रहा था कि वो थोड़ी देर में मर जाएगा। अब यहाँ पर कोडा बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता और धीरे धीरे नीचे उतर कर देखता है कि वो हमला तो नहीं करने वाला। उसके हाथ में वो हथियार मौजूद था जिससे वो ट्राई करता है कि वो उस भेड़िए को जान से मार दे, लेकिन जैसे ही वो पास गया तो पता चला कि वो भेड़िया पहले से ही घायल पड़ा हुआ है। वो उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला करने की हालत में नहीं है। कोडा को तो उसके ऊपर काफी दया आने लगी और उसने इस तरीके से कभी शिकार भी नहीं किया था। इससे पहले तो उसके फादर और कबीले वाले ही शिकार करते थे और उसे खाने के लिए देते थे। इसीलिए अब कोडा ट्राई करता है कि वो उस घायल भेड़िए को अच्छी तरीके से ठीक करे। पहली बार वो जब भेड़िए को टच करने के लिए जा रहा था तो भेड़िया काफी गुर्राता है। ऑब्वियसली उसे लगने लगा कि कोडा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, जबकि वो उसे ठीक करना चाहता था। वो भी अब डरने लगा कि कहीं इलाज करते टाइम वो भेड़िया उसे काट न ले। इसीलिए अब कोडा ने तुरंत ही उस भेड़िए का मुंह ही बंद कर दिया किसी अनजान चीज से। इससे होगा ये कि चाहकर भी वो भेड़िया उसे काट नहीं सकता। कोडा अब तुरंत ही उस घायल पड़े हुए भेड़िए को अपने हाथ में उठाता है और उसे लेकर चला जाता है एक नदी के पास। सबसे पहले उसने भेड़िए के जख्म को अच्छी तरीके से साफ किया, ये इसलिए ताकि कोई इन्फेक्शन उसके बॉडी में न फैले, और इस समय तो इन्फेक्शन का इलाज बिल्कुल ही नहीं था। वो घायल भेड़िया तो और भी ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा था। तभी अचानक पीछे से कुछ हाइनास के चिल्लाने की आवाज आती है। कोडा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहाँ पर हाइनास का झुंड मौजूद है, और ये सिंपल बात है कि वो खून की सुगंध सुनकर यहाँ पर चले आए होंगे। कोडा जल्द से जल्द घायल पड़े हुए भेड़ियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उसे लग रहा था कि वो उस भेड़िए को अपना पालतू प्राणी बना सकता है, इसीलिए कोडा ने उस भेड़िए का नाम एल्फा रख दिया। वो होप यही कह रहा था कि जितनी भी चीजें उसे पता है उससे ये भेड़िया ठीक हो जाए। रात होने पर जल्द से जल्द कोडा उस भेड़िए यानी कि एल्फा को लेकर एक गुफा में आ गया। वो रुकने के लिए सबसे बेस्ट जगह लग रही थी तो वो वहीं रुक जाते हैं, पर आने वाले कुछ खतरे ऐसे भी है जिनसे एस्केप कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। पूरी रात कोडा और उस वॉल्फ ने उसी गुफा के अंदर गुजार दी। सुबह उठने पर कोडा थोड़ा पानी जमा करने के लिए चला जाता है और अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन उसे लगा कि उसे थोड़ा पानी एल्फा के लिए भी लेकर जाना चाहिए। इसीलिए वो एक पत्थर के अंदर थोड़ा सा पानी उसके सामने जाकर रखने लगा। वो भेड़िया जिसका नाम एल्फा रखा गया था वो काफी गुर्राता है, यानी वो अभी भी कोडा को दुश्मन समझता है और उस पर हमला करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन कोडा हर वक्त यही शो करना चाहता है कि वो उसका दुश्मन नहीं है। वो उसे पानी पीने के लिए वो चीजें आगे कर देता है। अल्फा थोड़ी देर बाद उस पानी को पीने लगा, यानी धीरे धीरे उसे भी एहसास हो रहा है कि कोडा उसके लिए खतरा नहीं है। अल्फा ने तो खुद ही अपने मुंह की रस्सी निकाल दी थी, यानी वो बहुत ही ज्यादा चतुर है। भले ही अल्फा नहीं समझ रहा था, लेकिन कोडा अपनी लैंग्वेज में उसे समझाने का ट्राई करता है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे तभी बच पाएंगे। कोडा को यहाँ पता था कि अल्फा की जो चोट है वो जल्द से जल्द ठीक नहीं होने वाली, इसीलिए वो कुछ पेड़ पौधों की जड़ी बूटियां या फिर ऐसे कीड़े लेकर आता है जिन्हें घाव पर वो लगाया करते और उससे वो ठीक हो जाते। कोडा ने जब अपने वार्म जेस्चर से अल्फा को ये समझाया कि वो उसके घाव को ठीक करना चाहता है, तब जाकर अल्फा ने उसे अपने घाव पर चीजें लगाने की परमिशन दी। दोनों बहुत ही ज्यादा भूखे थे, इसीलिए कोडा बाहर चला गया कुछ शिकार ढूंढने के लिए। सामने की तरफ उसे खरगोश दिखाई दिया और आज तक उसने
कोई भी शिकार अकेले तो नहीं किया होता। बेचारा कोडा ने एक पत्थर उठाया और सीधा खरगोश के ऊपर मारकर उसकी जान ले ली। आखिरकार कुछ खाने के लिए उन्हें मिलने वाला था और वो उसे गुफा में लेकर आ जाता है। ऑब्वियस बात थी कि कोडा को इतना पता था कि कच्चा खाना बहुत ही बेकार है, तो उसे पकाने के लिए आग जलानी पड़ेगी। इसीलिए वो तुरंत ही लकड़ियों को लेकर एक दूसरे के ऊपर घिसने लगता है। सामने की तरफ अल्फा बैठा हुआ था जिसे सब्र नहीं होता, क्योंकि वो सब जानवर तो अपने शिकार को कच्चा ही खाते थे। अल्फा कोशिश कर रहा था कि वो कुछ खरगोश को लेकर अकेले ही खा ले, पर कोडा उसे डराते हुए पीछे ढकेलता है। वो तो अब ये दिखाना चाहता था कि ये पूरा खाना उसका है, वो असली बॉस है, इसीलिए थोड़ा सा मांस वो पहले खाने लगा। इससे शायद अल्फा थोड़ा सा डर गया और पीछे की तरफ वेट करने लगा कि कब कोडा उसे खाना देगा। बहुत मेहनत के बाद कोडा ने आग जला ली और उस खरगोश की मीट को पकाने लगा। इतने दिनों बाद काफी अच्छा खाना खाने पर उसकी बॉडी तरोताजा हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अल्फा उसका शक्ल देखता ही जा रहा था कि उसे कब खाने मिलेगा। कोडा ने जितने भी बची हुई चीजें थी वो सब अल्फा को दे दी। अल्फा के पास कुछ ऑप्शन नहीं, इसीलिए वो सारी चीजें खाकर उसे पेट भरना पड़ रहा था। भरपेट खाना खाने के बाद कोडा शांति से बैठा हुआ था और अल्फा भी उसके पास आकर बैठ जाता है। यानी यहाँ से उनके बीच में एक दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों के घाव एकदम से ठीक होने आ गए थे और शायद अगले दिन से वो अपना सफर आगे का तय कर सकते हैं। कोडा को पता था कि बर्फीला समय वापस आने वाला है, तो उन्हें अलग अलग होकर अपने फैमिली के पास वापस लौटने का ट्राई करना है। कोडा अल्फा को भी इशारा करते हुए कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते। पर अल्फा पता नहीं क्यों उस जगह से हिलने के लिए तैयार ही नहीं होता। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब अल्फा नहीं माना तो कोडा खुद ही जाने का डिसाइड करता है। थोड़ी देर बाद जब कोडा आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि अल्फा भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, यानी वो उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता था और इतने समय में उसकी एक बॉन्डिंग हो चुकी होती। भले ही वो जंगली जानवर हो, लेकिन अगर उसे पता चला कि कोडा के साथ वो सेफ है तो वो उसके साथ ही जाएगा। कोडा ने हर बार उसे भगाने की कोशिश की और लकड़ियों से वार किया, बट अल्फा बिल्कुल डरता नहीं। वो तो उसकी फेंकी गई लकड़ियों को वापस लेकर आता है जैसे कि उसे खेलना है। काफी मुश्किलें झेलने के बाद कोडा ने यही डिसाइड किया कि वो अल्फा के साथ आगे बढ़ेगा। एटलीस्ट उसके साथ कोई तो हो जो जिंदा रहने में उसकी मदद करे। यानी अब दोनों की एक दूसरे से दोस्ती हो चुकी थी। थोड़ी ही दूरी पर अल्फा अपने कान खड़े करके किसी को देखने लगता है। वो कुछ जंगली सुअर थे जिसके ऊपर शायद वो हमला करके उन्हें मारना चाहता था। कोडा भी उसके साथ बैठ गया और वो उसके साथ प्लान बनाने का ट्राई करता ही है। तभी अल्फा भागते हुए उन जंगली सुअरों के ऊपर अटैक कर देता है। कोडा ने भी अपने भाले से ट्राई किया, बट वो नीचे गिर जा रहा था। अकेले अल्फा ने ही बहुत ही बहादुरी दिखाई और उस जंगली सुअरों को मार दिया। यानी अल्फा की वजह से उन्हें मीट मिल जा रहा था खाने के लिए और कोडा उसे अच्छी तरीके से पकाकर उन्हें सर्व कर रहा था। यानी ये दोनों ही एक दूसरे से काम आ रहे होते हैं सरवाइव करने के लिए। रात के समय वो अपने खाने को अच्छी तरीके से पकाते हैं और भर पेट खाकर वहीं सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को जब कोडा सोया हुआ था तो अल्फा धीरे से उठता है। लग रहा था कि वो कोडा पर हमला करने जाएगा, लेकिन शॉकिंग बात हुई कि वो कोडा के साइड में जाकर सो जाता है। ये डिक्टेट करता है कि किस तरीके से अल्फा अब पूरी तरीके से कोडा पर भरोसा करने लगा है। हो सकता है कि वो उसका पेट बन गया हो। सुबह होने पर तो अल्फा कोडा को चाट कर उठा रहा था। कोडा बहुत ही ज्यादा खुश होता है उसके इस बिहेवियर से, लेकिन अल्फा की बॉडी से काफी दुर्गंध आ रही थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो पास ही वाली नदी में नहाएंगे। कोडा तुरंत ही समुद्र के पास जाकर कूद जाता है और अल्फा को भी पानी में बुलाता है। अल्फा शुरुआत में काफी डर रहा था क्योंकि सभी जंगली जानवर बहुत ही ज्यादा पानी से दूर ही रहते हैं। अल्फा भागता ही रहता है, पर कोडा उसे पकड़कर आखिरकार पानी में गिरा ही देता है। दोनों उस मोमेंट पर काफी मजे कर रहे थे। अल्फा को फिर से भूख लग गई तो उसने एक मछली पकड़ ली। तो ये सिंपल बात है कि उनके खाने पीने का झंझट तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। वो अच्छी तरीके से उसे पकाते और भर पेट खाते। अब धीरे धीरे देखते ही बर्फीली हवाएं चलने लगी थी और चारों तरफ ये चीजें बर्फ में ढक चुकी होती हैं। टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया कि अगर कोई कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो वो जमकर मर जाएगा। अल्फा और कोडा फिर भी अपनी जर्नी जारी रखते हैं और जब भी उन्हें ज्यादा ठंड लगती तो वो आग जलाकर बैठ जाते। खाने की टेंशन खत्म हो चुकी थी क्योंकि जब भी उन्हें जरूरत पड़ती वो पानी में मौजूद मछलियां निकालकर उसे खा लेते। एक दिन जब कोडा और अल्फा आग जलाकर बैठे हुए होते हैं तभी अल्फा एकदम गुर्राने लगा। उसे सामने की तरफ कोई खतरा दिखाई देता है जिसके लिए वो एकदम डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। थोड़ी देर में पता चला कि उस जगह पर एक और भेड़िया आ चुका है। वो भेड़िया शायद उनके ऊपर अटैक करने का ट्राई करने लगा। पीछे की तरफ उसका पूरा ग्रुप था और ये शायद उनका लीडर होता है। कोडा एकदम से डर के मारे अपने वेपन को सामने की तरफ कर देता है, पर अल्फा गुर्राते हुए धीरे धीरे उस दूसरे भेड़िए के पास गया। बाद में ये रियलिटी पता चली कि ये दूसरा वाला उसका ही ग्रुप है। ये सब उसके मेंबर थे जिससे अल्फा अलग हो गया था। अल्फा तुरंत ही अपने लीडर के पास जाकर उसे इशारों में बता देता है कि ये मेरा दोस्त है, इसे कुछ ना किया जाए। शायद देखकर लग रहा था कि लीडर और उसके सारे मेंबर्स ये बात समझ गए हैं। वो कोडा के ऊपर पलटवार
बिल्कुल भी नहीं करते और वहाँ से आवाज करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पर अल्फा अपनी पूरी फैमिली को बड़े प्यार से देख रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो वापस अपनी फैमिली के पास चले जाए, भले ही इन्होंने घायल कंडीशन में उसे छोड़ दिया था। पर अल्फा एक जानवर है और जानवरों के साथ ही रहना उसकी लाइफ है। ऐसा बातचीत तो नहीं होती, लेकिन अल्फा जिस तरीके से कोडा को देख रहा था, कोडा समझ गया कि वो जाना चाहता है। पर कोडा को ये भी पता था कि अल्फा के बिना वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। बट ये उसकी फैमिली है, तो कोडा ने उसे इशारा किया कि तुम चले जाओ। अल्फा खुश होकर कूदते हुए वहां से निकल जाता है बाकी भेड़ियों के पास। अगले दिन से और ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा कोडा को, क्योंकि अब वो अकेला है। बर्फीली हवाएं काफी तेज होती जा रही थी और वो तो छोटे बर्फ की लेयर के ऊपर चल रहा होता है। उसकी बॉडी एकदम से ठंड पड़ गई थी और पिछले एक दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं होता। बेचारा कैसे शिकार करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हंटिंग तो अल्फा ही किया करता था। अब कोडा को कुछ ही दूरी पर कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं और उनमें से अल्फा भी उसे मिल गया। कोडा ट्राई कर रहा था कि वो भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच जाए और उससे कुछ मदद मांगे, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि बर्फ बहुत ही ज्यादा पतली होती है। बेचारा कोडा वहां पर गिर गया और ठंडे पानी के अंदर डूबता जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है मदद के लिए, और अच्छी बात हुई कि अल्फा ने उसे सुन लिया था। अल्फा तुरंत ही भागता हुआ वहां पर पहुंचा और उस बर्फ को तोड़ने का ट्राई करता है। वो तो कूदने भी लगा, पर इतना फोर्स काफी नहीं है उसे तोड़ने के लिए। थोड़ी देर अगर और हुई तो कोडा शायद मर जाएगा। कोडा ने तुरंत ही अपने नुकीला वेपन निकाला और बर्फ को अंदर से तोड़ने का ट्राई करता है। बर्फ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई और आखिरकार वो टूट जाती है। अल्फा कैसे भी करके कोडा को बाहर निकाल रहा था, पर कोडा को यहाँ पर बहुत ठंडी लगती है। और अब हमें अल्फा का एक बहुत ही प्यारा सा मूव देखने मिला। कोडा को गर्मी लगी, इसीलिए अल्फा उसे अपनी जीभ से चाट रहा होता है। और सच में ये सारी चीजें हेल्प कर रही थी कोडा को रिवाइव करने में। जल्द से जल्द कोडा आग जलाता है और अपने सारे कपड़े निकालकर गर्माहट लेता है। अल्फा और कोडा फिर इतने समय बाद रियूनाइट हो चुके थे, जो शायद अब आगे बढ़ेंगे एक साथ। अल्फा उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोडा की फैमिली नहीं मिल जाती। यानी एक जानवर कैसे इंसानों की इमोशन समझ रहा है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगले दिन जब वो दोनों ट्रैवल कर रहे थे तो पता चला कि कुछ हाइनस का ग्रुप उनका पीछा करने लगा है। ऐसे तो वो सब मारे जाएंगे क्योंकि पहले से वो घायल है। कोडा और अल्फा अब तेजी से आगे भागने लगे उन सारे हाइनस से दूर जाने के लिए। तभी अल्फा को एक गुफा दिखाई देती है, तो वो कोडा को वहाँ इशारा करता है। दोनों जल्द से जल्द उन हाइनस से बचते हुए गुफा के अंदर आ गए। लकीली सारे हाइनास वहाँ से भागते हुए आगे निकल जाते, यानी उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये दोनों यहाँ पर छुपे हुए हैं। कोडा और अल्फा थोड़ा चैन की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि इससे भी बड़ा खतरा उस गुफा में मौजूद है। अल्फा फिर से डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है और जोर से गुर्राता है। धीरे धीरे सामने की तरफ एक काली परछाई आने लगी और पता चला कि ये एक आइसी पैंथर है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था हमला करने के लिए। कोडा अपने हथियार लेकर सामने की तरफ कर देता है और उस पैंथर ने हमला कर दिया था। अच्छी बात हुई कि अल्फा उसके सामने आ जाता है कोडा को बचाने के लिए। भले ही उस पैंथर का साइज बहुत बड़ा था, पर अल्फा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वो उससे फाइट करते रहा, चाहे उसे कितनी भी चोट लगे। कोडा ट्राई कर रहा था कि वो अपने बो एंड एरो से उस पैंथर को शूट कर दे, बट अल्फा और पैंथर के बीच इतनी लड़ाई के बीच उसे डर लगता है कि कहीं ये तीर अल्फा को न लग जाए। वो बड़ा पैंथर अल्फा को काफी चोटिल कर दे रहा था और अगर थोड़ी देर में कुछ ना किया गया तो शायद वो मर भी जाएगा। तब जाकर कोडा ने आखिरी हिम्मत दिखाई और आंख बंद करके उस बो एंड एरो को शूट कर दिया। अच्छी बात हुई कि वो एरो सीधा उस पैंथर के ऊपर लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। घायल अल्फा भी वहां से निकलते हुए कोडा को देख रहा था और उन्हें पता है कि वो किस मुसीबत से निकले हैं। पूरी फाइट में अल्फा को काफी चोट लगी थी, इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। कोडा अल्फा की अच्छी तरीके से देखरेख कर रहा था और कहता है कि हम जल्द ही मेरे ट्राइब के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें बर्फीली तूफान का सामना करना होगा। पूरी रात भर उस जगह पर आराम करने के बाद आखिरकार दोनों निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। टेम्परेचर और ज्यादा कम हो चुका था और बर्फीले तूफान तो बढ़ते जा रहे थे। अल्फा और कोडा की स्पीड भी काफी कम हो गई थी क्योंकि वो चल भी नहीं पाते। खास करके अल्फा, जिसने की अभी अभी लड़ाई की होती है, उसके हर एक जख्म इतने ज्यादा दर्द दे रहे थे कि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। थोड़ी देर बाद अल्फा वहीं पर गिर गया क्योंकि उसकी बॉडी जवाब नहीं दे रही थी। कोडा जाकर कैसे भी अल्फा को उठाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। कई सारे पहाड़ और कई घंटों की ट्रेवलिंग करने के बाद वो बीच बीच में हॉल्ट लेते थे और वहीं पर सो जाते थे, लेकिन इस पूरे सफर में उनके बीच में जो कनेक्शन हुआ है शायद वो कभी टूटेगा नहीं, भले ही वो जिंदा रहे या फिर मर जाए। पर यहाँ कोडा ने बिल्कुल हार नहीं मानी और अल्फा को अपने साथ कैरी करते हुए आगे बढ़ता चला गया। एक मोमेंट पर उसे कई सारे पत्थर लगे हुए दिखाई जाते हैं और उसे याद आया कि ये तो उसके ट्राइब के लोग बनाया करते थे जो मर जाते थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी उनका कबीला आसपास ही हो सकता है। कोडा में अचानक जोश आ गया और वो अल्फा को लेकर तुरंत ही उनके पास जाने लगा। लकीली उसे ट्राइब वाले लोग भी दिखाई देने लग जाते हैं। कोडा अल्फा को लेकर तुरंत ही उस ट्राइब में इंटर कर जाता है और सभी लोग देखकर उसे चौंक गए, खास करके उसके फादर टुआ और उसकी मदर। टुआ इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि इतने दिनों के बाद उसका बेटा वापस लौटा है, जबकि उन्होंने सोच लिया था कि
कि वो मर चुका है। वो तो उसे गले लगाकर रोने लग जाते हैं। कोडा इशारा कर रहा था अल्फा की तरफ कि उसे बचा लिया जाए। वो बहुत ही ज्यादा घायल है और उसने उसकी इस सफर में बहुत मदद की है। अगर अल्फा ना होता तो शायद कोडा बच भी नहीं पाता। तुरंत ही अब दोनों को एक गर्म जगह पर लेकर चले जाते हैं और आग जलाकर उनके बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं। कोडा जो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, वो जब अल्फा की तरफ देखता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उनके कबीले में एक लेडी थी जो बहुत ही रिचुअल के काम किया करती। वो अल्फा को अच्छी तरीके से देखती है और आखिर में उसके बॉडी से एक बच्चा निकालती है। यानी हमें यहाँ पता चला कि अल्फा एक फीमेल थी और इतने समय से वो प्रेग्नेंट होती है, जो आज जाकर उसका बच्चा बाहर आया है। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं और बेचारा कोडा अल्फा को जाकर गले लगा लेता है। दोनों के लिए ये बहुत ही लंबा सफर था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आखिरकार कोडा अपने घर पर पहुंच गया और अल्फा के बच्चे भी एकदम सही सलामत होते हैं। कई घंटों तक आराम करने के बाद दोनों एकदम तरोताजा हो गए थे। अल्फा और कोडा चट्टानी वाले इलाके पर बैठकर नजारा देख रहे होते हैं और इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी छोड़ा नहीं। धीरे धीरे अल्फा के भी बच्चे बड़े होने लगे थे, लेकिन अल्फा अपनी वीडियो के ग्रुप के पास जाने के बजाय उन्हीं लोगों के साथ रहने लगी। यानी वो जानती थी कि उसके ग्रुप वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये इंसान कभी नहीं। एक जंगली जानवर और इंसान के बीच इतना गहरा कनेक्शन हो सकता है, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।